लिमिट नहीं होती। आपके पास हमेशा ये होता है कि जो स्टार्टिंग वाले हमें पता होते हैं नंबर्स, किसी भी टाइप के इंटीजर्स हमें स्टार्टिंग वाले पता होते हैं, 100, 2000, 10,000, 10 लाख। लेकिन उसकी आखिरी जो नंबर होता है फाइनाइट वाला, वो हमें नहीं पता होता। इसी तरह वो कहता है प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। और इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। इसी को बच्चों हम यूक्लिड थ्योरम भी कहते हैं, यानी आपको कभी ये भी कहा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड थ्योरम। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसका नाम भी मेंशन कर दिया है। तो आपको वो कह रहे हैं देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, हमने ये प्रूव करना है। तो बच्चों हमें ये चीज प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कह लिया, जिस तरह हम 1.7 वाले पार्ट में हम करते थे, कंट्राडिक्शन से प्रूव करते थे। यानी आप कहते थे स्टार्टिंग में कहते थे जो हमें दिया गया है वो गलत है और हमने गलत लेकर चलना है। जैसे यहाँ वो कह रहे हैं देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर फाइनाइट प्राइम नंबर्स। हम कहते हैं प्राइम नंबर्स जो है वो फाइनाइट है। तो इसका मतलब अगर फाइनाइट है तो हमें आखिरी वाला नंबर कोई पता है प्राइम नंबर, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है वो फाइनाइट है, और फाइनाइट के लिए हमने कह दिया P1, P2, P3 अप टू सो ऑन Pn तक हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है। और इसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो सारे के सारे पी आईज हैं ये हमेशा ग्रेटर देन 1 लिए हैं हमने। और इसके अलावा हम यहाँ पर आई की जो वैल्यूज डालेंगे वो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन है। यानी देखो ये पी आई है ना, तो पी आई में जब हम आई की वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि P1, P2, P3 अप टू सो ऑन Pn, यानी ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो उसने इसकी नोटेशन चेंज करके थोड़ा सा लिखा हुआ है। उसके बाद वो कहता है कि सारे के सारे हमने ऐसे नंबर्स लिए हैं जो 1 से बड़े हैं, और सारे प्राइम नंबर्स लिए हैं। उसके बाद वो खुद से एक नंबर लेट करता है, वो कहता है लेट सपोज हमारे पास क्यू है। क्यू कोई भी नंबर है, ठीक है। वो कहता है अगर ये तो फाइनाइट है प्राइम नंबर्स, ठीक है, हमने खुद से कोई नंबर ले लिया और खुद से अज्यूम किया ऐसा नंबर जो तमाम के तमाम जो प्राइम नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके आता है, और उसमें 1+1 कर दिया। अब हमने ऐसा ही क्यों किया है? अब बच्चों देखो, हमें पता है दो चार प्राइम नंबर्स ले लो आप लोग ना। मतलब जैसे अगर हम एक प्राइम नंबर 2 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 5। तो बच्चों 2 3 6, 6 5 30, ठीक है। +1 करेंगे तो क्या आएगा, 31। अब मुझे बताएं 31 एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? हाँ जी बच्चों, प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्टार्टिंग से ही बात पता है कि हम उल्टा लेकर चल रहे हैं ना। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा कि ये P1 से Pn तक नंबर, सिर्फ यही पूरी दुनिया में प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जो हम अगला लेंगे इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो हमने खुद सेलेक्ट कर लिया Q। वो हमने कैसा लिया कि हमने कहा कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उनमें 1 ऐड करो। और हमने क्या कंडीशन रखी है कि Q इज ग्रेटर देन Pi। हमने कहा Pn तक फाइनाइट नंबर्स थे, इससे अगला कोई नंबर क्यू है लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो क्यू है ये इन सबसे बड़ा होगा। फिर वो कहता है आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड, जैसे उसने यहाँ पर कंडीशन ली थी उसने सेम वही कंडीशन लिया। वो कहता है सो बाय ओवर अजम्पशन क्यू इज नॉट प्राइम। हमने खुद से कहा था कि फाइनाइट नंबर्स ऑफ प्राइम एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये वाले सारे प्राइम्स हैं। इसके बाद जोन सा भी हम नंबर लेंगे वो क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। तो बच्चों हमने कह दिया कि क्योंकि हमने शुरू में खुद ही कहा था कि ये प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू ये बात पता थी, हमें पढ़ी थी हमने, कि कोई भी इंटीजर हो उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, हमने कहा था हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्यू भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो क्यू को भी हम प्राइम नंबर की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने वही प्रोडक्ट वाली फॉर्म लिखी है, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है कि देखो क्यू हमने कहा है कि प्राइम नहीं है, अगर वो प्राइम नहीं है इसका मतलब कंपोजिट है। और हमें पता है कंपोजिट नंबर्स का क्या होता है, कंपोजिट नंबर किसी ना किसी नंबर से अपने नंबर के अलावा डिवाइड हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं 25 देखती हूँ, तो 25 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमें पता है कोई एक नंबर ऐसा जरूर होगा जिससे इसको डिवाइड करें तो आंसर एग्जैक्ट इंटीजर आता है, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर नहीं आता। तो इसीलिए वो कहता है अगर क्यू हमने कहा कि कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब हम उसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन प्राइम नंबर एंड गिव आंसर एज अ इंटीजर। तो हमें पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने क्यू को डिवाइड कर दिया P1 से। हमने कहा P1 वो नंबर है,
प्राइम नंबर जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, अगर तो क्यू कंपोजिट नंबर है। तो अब यहाँ देखो, P1 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस अप टू सो ऑन Pn डिवाइडेड बाय P1। अब ये जो P1 था ये P1 से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास पूरी टर्म किस फॉर्म की बची है? आपके पास ये टर्म बची है P2 अप टू P2 P3 P4 अप टू सो ऑन Pn डिवाइडेड बाय P1 था। P1 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा है? 1/P1। अब हाँ जी, तो बच्चों यहाँ देखिए, आपके पास P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn था। ये P1 इस P1 से डिवाइड हो गया। आपके पास सिर्फ क्या बचा है? P2 अप टू सो ऑन Pn मल्टीप्लाई प्लस 1/P1। अब आपको पता है 1/P1 कैसा नंबर होता है? इंटीजर नहीं होता, बल्कि क्या, कौन सा नंबर होता है? 1/P1। हाँ जी बेटा, आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने माइक ऑफ किया था अपना। हाँ जी, 1/P1 हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट इंटीजर तो आया नहीं, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर में आप कुछ भी ऐड करोगे, कुछ भी पॉइंट्स में आंसर आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, पॉइंट्स में आंसर आएगा। जबकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो हमें ये कहता है कि कोई भी नंबर जब दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो उसको एक एग्जैक्ट इंटीजर आना चाहिए। इसका मतलब 1/P1 क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ। अब डिविजिबल नहीं हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? वो तमाम नंबर जो किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, वो क्या होते हैं? वो प्राइम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यू हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर गया है? क्यू एक प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर गया है। और स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि क्यू क्या है? ग्रेटर देन Pi है। ठीक है, तो अब हमने तो कहा था सिर्फ Pn तक इंटीजर्स हैं, लेकिन हमें एक क्यू नंबर जो हमने Pn से बड़े वाला लिया था, हमें एक क्यू नंबर मिल गया, और वो क्यू भी क्या निकला है? प्राइम। इसी तरह जब जब हम क्यू के बाद वाला नंबर Q1 Q2 Q3 लेते जाएंगे, तब तब हमें पता चलता जाएगा कि ये अगला नंबर भी इससे प्राइम नंबर ही है, वो कंपोजिट नहीं है। तो इसका मतलब हमें हर दफा कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा। सो देयर इज नो प्राइम नंबर विच लीड्स टू फाइनाइट। तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि फाइनाइट हो। हाँ जी बच्चों, समझ आई इस बात की? हाँ जी, तो बेटा इसका नाम है यूक्लिड थ्योरम। थ्योरम का नाम है। आपको इसकी स्टेटमेंट के अलावा भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ ये भी कहा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड थ्योरम, तो आपको पता होना चाहिए इसकी क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकंड वाला थ्योरम है हमारे पास, जीसीडी ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। हाँ जी, वो कहता है जीसीडी, कल हमने पढ़ा था जीसीडी क्या होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो होता है, पर उसके अंदर कैटेगरी क्या होती है? क्यों हम उसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं? हमने कल पढ़ा था कोई से दो नंबर्स हों, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे 12 और 14। ठीक है, हम सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
3 × 1, ठीक है। और 14 की कैसे होगी, 2 × 7 × 1, ठीक है। तो हम देखते थे कि इसमें कॉमन दोनों में एलिमेंट्स कौन से हैं, हमारे पास सिर्फ ये कॉमन एलिमेंट है और एक ये 1 कॉमन एलिमेंट है। तो दोनों में से जो ग्रेटेस्ट होता था हम कहते थे वो हमारा क्या है, जीसीडी। तो इन दोनों का जीसीडी क्या हुआ, 2। और एलसीएम क्या होता था, एलसीएम ये होता था कि दोनों कॉमन नंबर्स, जितने भी कॉमन नंबर्स हैं उन दोनों कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वो वापस क्या आ जाता था, एलसीएम। इस केस में एलसीएम और जीसीडी दोनों सेम बन रहे हैं, लेकिन हम अब ये बताना चाह रहे हैं कि जब किसी भी एलसीएम, किसी भी जीसीडी और एलसीएम को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर आता है जो ए और बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नंबर आता है। अब हम ये चेक कर लेते हैं। हमें पता है जीसीडी को क्या होता है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो अब हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि लेट कर लिया कि यहाँ पर सी, इसका जीसीडी जो भी निकलेगा वो क्या होगा, सी। अगर ये इसका जीसीडी निकलेगा तो हमने पढ़ा कि अभी मैंने आपको 12 और 14 की एग्जांपल देके बताया कि हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं। तो अब देखो सी तो इसका जीसीडी है, जैसे अभी जो निकला था उसमें 2 था, लेकिन उसके साथ बाकी नंबर्स भी तो मल्टीप्लाई हो रहे थे ना। तो मैंने सपोज कर लिया कि बाकी जो दूसरा नंबर है वो मेरे पास एक्स है और बी के केस में मेरे पास दूसरा नंबर वाई है। अब देखो जो अभी मैंने एग्जांपल लिखी थी उसमें था 2 × 2 × 3 × 1, ठीक है। और नीचे क्या था, 2 × 7 × 1। तो अब देखो अगर हम इस टू वाले को निकाल भी लें जो हमारे पास जीसीडी है, इसके बावजूद मेरे पास 2 × 3 = 6 और यहाँ पर 7, दो ऐसे नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में हमारे पास होते हैं कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12। तो ये एक्स और वाई वो वाले नंबर्स हैं जो जीसीडी के अलावा उसकी फैक्टराइजेशन में होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको बाय डेफिनेशन इस फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद हमने कह दिया फॉर सम एक्स फॉर सम वाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या है, जीसीडी तो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अब एलसीएम के लिए हमें पता है वो क्या होता है, एलसीएम जो भी नंबर होता है वो ए से भी डायरेक्टली डिविजिबल होता है और बी से भी डायरेक्टली डिविजिबल होता है। जैसे हम एलसीएम लेते हैं दो चार टर्म्स का, जब लिखा हुआ हो 2 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो क्या एलसीएम लेते हो, 4। यहाँ क्या आ जाता है, 4 + 1, ठीक है। तो अब देखो ये इसका ए है, ये इसका बी है। आपको पता है ये जो 4 होता है, ये आप जब इसको सॉल्व करते हो ये आपके पास आ जाता है 5/4, ठीक है। तो ये तो सिंपल तब की बात करते हैं हम जब हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमें ये बात पता होती है कि जोन से नंबर्स हम ले रहे हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है। जैसे ये 2 और 4 दोनों का एलसीएम क्या लिया है हमने, 4। तो इसका मतलब 4 से जब हम 2 को डिवाइड करते हैं तब भी एक नंबर आता है जो कि क्या है, 2। और 4 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तब भी एक इंटीजर आता है जो कि क्या है, 1। तो जिन भी दो टर्म्स का हम एलसीएम कंसीडर करते हैं वो दोनों टर्म से उसको एज इट इज जाकर डिवाइड करता है। तो 2 और 4 का एलसीएम अगर 4 है तो वो 2 से भी डिवाइड करेगा, 4 से भी डिवाइड करेगा। इसी तरह वो कह रहा है कि जो एलसीएम है ए बी का वो हमेशा ए से भी डिवाइड करता है और बी से भी डिवाइड करता है। तो अगर डिवाइड करता है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने डिविजिबिलिटी की ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब दो नंबर्स एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हम उन्हें मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा a = c x, b = c y। उसके बाद बच्चों हमें पता लगा एलसीएम किसके इक्वल आया, हमें पता है एलसीएम ऑफ ए बी = c × x(y)। अगर हम इसकी बात करते हैं हमें पता है, अगर हम इस पूरे की बात करते हैं ये पूरा एलसीएम जो भी होगा वो इस सी से तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया c(x)(y)। अब देखो अगर एलसीएम c(x)(y) के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड पर लेना था एलसीएम और जीसीडी। एलसीएम की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, जीसीडी की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, सी, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया c²(x)(y). अब मैंने इसको अलग अलग किया, सी एक्स एक तरफ सी वाई एक तरफ। अब यहां से हमने देखा था कि जो सी एक्स और सी वाई था ये किसके इक्वल था, सी एक्स ए के इक्वल था, सी वाई बी के इक्वल था। तो आपके पास यहाँ पर ए और बी की आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एलसीएम ऑफ ए बी, जीसीडी ऑफ ए बी = ए बी। और बच्चों यही हमारा थ्योरम था।
इस थ्योरम में एक और चीज है कि एक्स वाई आर को प्राइम। को प्राइम किसको कहते हैं बच्चों? को प्राइम उन दो नंबर्स को कहते हैं जिनके दरमियान कोई भी वन के अलावा कोई भी उनका जीसीडी ना हो। ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं? को प्राइम। कल हमने इसके लिए रिलेटिवली प्राइम की भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमने यहाँ पर वो वाले नंबर्स लेने हैं जो को प्राइम हो, यानी रिलेटिवली प्राइम हो, आपके पास जिनका जीसीडी वन हो। उसके बाद बच्चों एक थ्योरम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों ये क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होता है। इसका थ्योरम जो है, इसका प्रूफ मैं आपको करवा तो रही हूँ, वो आपने एज इट इज लिखना है। लेकिन अगर इस प्रूफ के पीछे आप कोई लॉजिक ढूंढते हो तो ऐसा सच कोई लॉजिक नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला थ्योरम किया, हमने इसके अंदर एलसीएम की डेफिनेशन लगाई, जीसीडी की डेफिनेशन लगाई, फिर इससे पिछले वाले के अंदर हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन लगाई, थ्योरम ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक लगाया। तो हमारे पास हर हर चीज की एक वजह थी, लेकिन इस वाले थ्योरम में हमारे पास बहुत सारी चीजें हमें लेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? Let M1, M2, Mr be relatively prime such that Mi, Mj is equal to 1। सबसे पहले आपको ये थ्योरम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये Mi, Mj लीनियर कॉन्ग्रुएंस ये क्या लिखा हुआ है। इसके लिए आप लोग आओ अपनी 4.4 पर। अच्छा बच्चों एक चीज और रह गई है इसमें, मर्सी नंबर की डेफिनेशन। बच्चों वो कहते हैं जो लास्ट आपके पास जो प्राइम नंबर होता है वो आपके पास मर्सी नंबर होता है। जहां किसी पेज पर उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई होगी। हाँ जी, ये देखें, यहाँ पर आपके पास वो बता रहा है कि मर्सी नंबर क्या होता है। मर्सी नंबर या मर्सी प्राइम उनको कहते हैं। वो कह रहा है नोट दैट 2n-1 की फॉर्म में जो भी नंबर्स लिखे हुए हो उसे हम मर्सी प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये भी आपकी कोर्स आउटलाइन का टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए मर्सी नंबर क्या होता है, 2p-1। और जब जब वो कहता है 2p-1, जब n प्राइम नहीं होगा तो ये पूरा नंबर भी प्राइम नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि 2 की पावर में सिर्फ प्राइम नंबर हो, तब ये आपके पास प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। और फिर ये प्राइम नंबर जो होता है ये इसको हम क्या कहते हैं? मर्सिन प्राइम। ये आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा इसकी, ठीक है? ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर कॉन्ग्रुएंस वाला, 4.4। अच्छा बच्चों लीनियर कॉन्ग्रुएंस, इससे पहले आप मॉड वाली टर्म्स पढ़ चुके हो। इसमें एक साइन है कॉन्ग्रेंट का, ठीक है? इस साइन को कहते हैं, जो थ्री लाइंस होती हैं इसको इक्विवेलेंसी का साइन भी कहते हैं और कॉन्ग्रुएंस का साइन भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, 4.1 में हम इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं। एम क्या होता है? एम मॉड होता है, ठीक है? और बी क्या होता है और ए क्या होता है? ए और बी डिवाइड हो रहे होते हैं। मॉड एम, एम वो कॉमन नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। और हमने पढ़ा था कि ये चीज बी जो है वो हमेशा इससे छोटी होनी चाहिए। जब छोटी नहीं होगी तो हम बी में से इसको माइनस करते जाएंगे, ठीक है? तब तक जब तक कि वो छोटी नहीं हो जाती। तो ये कांग्रेस वाला टॉपिक हम पहले 4.1 में हमने पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है? तो लीनियर कांग्रेस आपने पढ़ लिया। कांग्रेस के बाद यहाँ पर एक थ्योरम है, ये वाला थ्योरम, इफ ए एंड एम आर रिलेटिवली प्राइम एंड एम इज ग्रेटर देन 1 देन एन इनवर्स ऑफ ए मॉड्यूलो एम एग्जिस्ट। हाँ जी, इनवर्स अगर वो आपसे पूछे कि मॉड का इनवर्स या लीनियर कांग्रेस का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तो आपने कहना है तब एग्जिस्ट करता है जब ए और एम रिलेटिवली प्राइम हो। यानी ये वाले दो नंबर्स, ये कि ये ए और ये एक एम रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब है कि जब आप ए और एम का जीसीडी फाइंड करो तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो रिलेटिवली प्राइम होने का यही मतलब है। तो आपको जब भी एक लीनियर कांग्रेस कही जाए तो आपने कहना है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब ए और एम क्या हो? रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है बच्चों, अब हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करते हैं, फिर हम इससे सॉल्व करना पड़ेंगे क्वेश्चंस को। हाँ जी बच्चों, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में वो कह रहा है लेट M1, M2, M3 बी अप टू सो ऑन Mr बी रिलेटिवली प्राइम सच दैट Mi, Mj इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब क्या होता है कि उनका जीसीडी किसके इक्वल है? 1।
तो यहाँ पर उसने वही बात की है। वो कह रहा है हमने कितनी मॉड वाली वैल्यूज ली है, 1 से लेकर R तक, और वो कह रहा है तमाम I और J इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब कि वो कहता है कि अगर आप M1 का एक दूसरे के साथ करोगे कॉम्बिनेशन, तो उसका आंसर जरूरी नहीं कि 1 ही आए। ठीक है, मतलब M अपने साथ उसका GCD 1 आए जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी बात क्या है कि जब आप M1 और M2 का GCD लो तो वो 1 आए। M2 और M3 का लो, यानी I और J's डिफरेंट होने चाहिए। ये 1 1 2 2 नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वो कह रहे हैं मैंने मॉड्स की वैल्यूज ली हैं। ठीक है, वैल्यूज लेने के बाद वो कहता है हमने प्रूव क्या करना होता है। प्रूव हमने ये करना होता है कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन हमने अभी भी पढ़ी, कैस किस फॉर्म में होती है, AX इज इक्वल टू बी मॉड M1। लेकिन यहाँ पर हम किस टाइप का कॉन्ग्रुएंस ले रहे हैं, हम इस टाइप का कॉन्ग्रुएंस ले रहे हैं कि वहां पर B की जगह A है, ठीक है, और X हमारे पास एम्प्टी है, यानी X के साथ कोई भी मेंबर नहीं है। तो वो कह रहा है ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का सेट है A1 से लेकर AR तक, M भी क्या है A1 से लेकर AR तक, वो कहता है इस सब का जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा। अब देखो बच्चों, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने कहा M1 M2 M3, हम कहते हैं ये जितने भी एम्स इसके अंदर आते हैं हमने उन सबको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमने खुद से इसको नाम दे दिया एक नए मॉड का, एक नए नंबर का, जिसको हमने कह दिया स्मॉल m। तो इसका मतलब स्मॉल m में कैसे नंबर्स हैं, M1 मल्टीप्लाई बाय M2 मल्टीप्लाई बाय M3 अप टू सो ऑन MR। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास, आपने कहा ये मेरे पास पूरा का पूरा m है। फिर आगे आपने नोटेशन वही बताई, आपने कहा लेट कर लेते हैं ये जो 1 2 3 अप टू सो ऑन R है, इसको हम लेट कर लेते हैं ये किसके इक्वल है, K के। तो वो कहता है कि जब भी आप इस m की बात करते हो, आपने अब एक बड़े वाला मॉड्यूल ले लिया, बड़े वाला m कंसीडर किया। आपने कहा ये जो M K है ना, ये कैसे आता है, जब हम m को डिवाइड करते हैं स्मॉल M K से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कोई हमारे पास ये वजह नहीं है कि हमने ये थ्योरम कैसे प्रूव किया है, आपने इसको पॉइंट्स जेन में रखने हैं। ठीक है, और पॉइंट्स के थ्रू ही आपने इसको रिमाइंड रखना है। ठीक है, एक ये और एक ये। उसने कहा ये जो रिमाइंडर आता है M K, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल M K। अब स्मॉल m की वैल्यू क्या थी, M1 से लेकर MR तक। अगर MR तक नंबर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब इसके अंदर ही कहीं M K, MK+1, MK+2, यानी इंटीजर्स की बात हो रही है ना। तो हमने कहा कि इसके अंदर एक और इंटीजर एग्जिस्ट करता है, K वाला, K+1 वाला। तो हमने ऐसे वाले मेंबर्स ही ले लिए हैं जो कि इस फॉर्म में थे। तो मैंने यहाँ कहा कि ये M1 से लेकर MR तक है, और दरमियान में जो नंबर्स है ना, वो कहीं पर MK+1 भी है। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे नीचे एक MK नजर आ रहा था, मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहती हूँ। तो मैंने इस MK को MK से कैंसिल कर दिया। अब आपके पास ऊपर क्या बचा है, M1 M2 अप टू सो ऑन MK+1 अप टू सो ऑन MR। और नीचे नीचे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि एक MK ही था, वो भी कैंसिल आउट हो चुका है। उसके बाद बच्चों यहाँ देखो, हमारे पास है MK इज इक्वल टू, ये टर्म पूरी बच गई है। ठीक है, अब ये MK है, हमने कहा था K की वैल्यू है 1 से लेकर R तक। तो अगर हम 1 से लेकर R तक वैल्यूज देखते हैं, तो हम बारी बारी K की वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें K की वैल्यू 1 पुट की। जब मैंने K की वैल्यू 1 पुट की है इस वाले में, MK इज इक्वल टू M ओवर स्मॉल MK। तो अब हमें पता है यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ऊपर m है ना, तो आपके पास जब 1 पुट करोगे, ऊपर वाला M1 नीचे वाले M1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचेगा, M2 M3 अप टू सो ऑन MR। इसी तरह जब आप K की जगह यहाँ पर 2 पुट करोगे इसके अंदर, तो आपके पास आ जाएगा M1 M2 अप टू सो ऑन, और नीचे भी M2 होगा, वो M2 इस M2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास टर्म बचेगी M1 M3, यहाँ पर बच्चों M3 आएगा, क्योंकि एक M2 आपस में कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर M3 आएगा। ठीक है, M1 M3 अप टू सो ऑन MR। तो आपने इस तरह ही सॉल्व करते जाना है। उस इसने वो कहता है नेक्स्ट आपके पास, आपको पता है आप इसी तरह सॉल्व करते रहोगे तो आपके पास सारी टर्म्स आ जाएंगी। वो कहता है हमें पता है कि क्वेश्चन में हमने कहा था कि सारे के सारे एम्स क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, यानी जब भी आप इसका GCD लेते हो तो वो क्या आता है, 1। तो उसने कहा कि जब आप कैपिटल M1 और स्मॉल M1 का GCD लेते हो वो भी 1 आता है, जब आप कैपिटल M2 स्मॉल M2 का GCD लेते हो वो भी 1 आता है। इसी तरह चलते चलते आपने R तक जाना है। वो कहते हैं जब आप R तक जाते हो तब भी इसका GCD क्या आता है, 1।
उसके बाद हम खुद से इंटीजर्स ऐड करते हैं C1 C2 C3 अप टू सो ऑन CR, सच दैट अब हम इसे कांग्रेस की फॉर्म में लिखने लगे हैं। हमने कहा M1 C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड M1। अब हमने ऐसे क्यों लिखा है, हमें पता है कि इस M1 का और इस M1 का जो जीसीडी है वो 1 है, यानी ये लोग क्या है, आपस में को प्राइम है। तो इसका जीसीडी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। और अगर मैं इसे कांग्रेस की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो लाजमी बात है मुझे एक C1 C2 C3 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे इंटीजर्स चाहिए। तो मैंने ये M1 C1 इस फॉर्म में लिखा, M1 C2 M2 C2 इस फॉर्म में लिखा, MRCR इस फॉर्म में लिखा। लिखते लिखते मैंने कहा नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट एन इंटीजर। आपको कहता है हम खुद से एक इंटीजर कंसीडर करेंगे, और इंटीजर कैसा होगा, जिसके अंदर एन भी होगा, सी भी होगा और ए भी होगा। तो अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा, M1 C1 A1, देखो M1 और C1 ये वाला, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ए इन्वॉल्व है। यहाँ पर देखें, ये x इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 मॉड m, इसलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर जहां पर a इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, हमने कहा M1 C1 A1 प्लस M2 C2 A2 प्लस अप टू सो ऑन MRCR AR, इन सबको हम ऐड करें तो ये एक नया इंटीजर आ जाता है जिसको हमने कहा u। तो वो कहता है क्योंकि u के अंदर सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं हम इसको मॉड की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि जब हम M1 लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मॉड क्या है, स्मॉल M1। M2 लेंगे तो उसके लिए मॉड क्या है, स्मॉल M2। तो वो कहता है हम इसको कॉन्ग्रुएंसेस के फॉर्म में लिख लेंगे। तो वो कहता है ये जो अब निकला है आपके पास आंसर, वो क्या है, S, let S denote set of common solution of congruences, hence U belongs to S, theorem is proved। यानी वो कहता है ये जितने यूज निकले हैं, ये सारे के सारे हम किसी एक सेट में डाल देंगे, उस सेट का नाम क्या रख देंगे, एस। और उस सेट के अंदर क्या होगा, सारे के सारे कॉमन सॉल्यूशंस होंगे इस कांग्रेस के। तो यही चीज हमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सिखाती है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस थ्योरम को बाय हैंड मुझे प्रैक्टिस करके 2 दफा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। आप लोगों ने इसे 2 दफा प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में शेयर करना है। कल हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। आपने जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो इसके स्टेप्स ही आपको जेहन में रखने हैं, इसलिए मैं आपको 2 दफा इसकी प्रैक्टिस दे रही हूँ, ठीक है। आपने 2 दफा इसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद कल जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मैंने आपसे पूछना है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमने प्रूव कर लिया है यहाँ पर। इससे रिलेटेड कल हमने एग्जांपल्स करनी है और इससे रिलेटेड कल क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए आपने मुझे इसकी 2 दफा प्रैक्टिस शेयर करनी है, ओके। अब आप गर्ल्स मुझे ऐसा करें, अटेंडेंस मार्क करवाएं। आज आपने दोबारा मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी, ठीक है। आज आपका 40 मिनट्स का ही लेक्चर होगा। आप लोग मुझे दोबारा से अटेंडेंस सेंड करें। ठीक है बच्चों, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। आप लोगों ने दोबारा मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी, ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।